आप सबको यहाँ पे मुजम्मिल अली खान के साथ आयशा यूसुफ, और आप देख रहे हैं हम न्यूज़ पे आपका फेवरेट मॉर्निंग शो सुबह से आगे। आयशा कैसी हैं आप, कैसी हुई आपकी मॉर्निंग? मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी सुबह भी बहुत अच्छी हुई है और काफ़ी 2 दिन से तो हम देख रहे हैं कि बड़ी ब्राइट मॉर्निंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो दोबारा से कुछ ऐसी फोकास्ट आ चुकी है कि बारिशें शुरू हो सकती हैं। उसके बारे में आपको इनफ ऑलरेडी विद द रेन। आई डोंट नो, आई लव बारिश। जब भी बारिश हो ना, मेरा जैसा भी मूड हो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे, बहुत सारे डिसएग्री। कॉफी पीनी होगी, मुझे काम होते हैं भाई। नहीं, सबको पता है, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं ना, कि मुझे घर के अंदर रहने का बहुत ज्यादा शौक है। डेफिनेटली जिन लोगों ने बाहर निकलना होता है, काम करना होता है, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बड़ी खूबसूरती है अल्लाह ताला की कि हमारे पास इस तरह के वेदर्स मौजूद हैं, बारिशें मौजूद हैं, तो इसको भी हमें इंजॉय करना चाहिए। मेरे ख्याल से बैक टू द पवेलियन करते हैं, बिकॉज़ हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी मजेदार सी खबरें जो है ना कुछ दिनों से आ रही हैं कि एक मामला ऑसिलेट करता जा रहा है, आगे से पीछे और पीछे से वापस आगे, कभी बढ़ता है ईरान की तरफ और कभी बढ़ जाता है अमेरिका की तरफ। आपको क्या लग रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, या अभी करवट में सस्पेंस है? सस्पेंस तो है, लेकिन जो पाकिस्तान है ना, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ऊंट को ऐसी करवट बिठाए कि अमेरिका के लिए भी फायदा हो जाए, ईरान के लिए भी फायदा हो जाए। और इसी का शाखसाना ये है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के वजीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक मरतबा फिर से दावत दे दी है दोनों फरीकों को, यानी कि अमेरिका को भी और ईरान को भी, कि दोबारा से मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा शुरू होने चाहिए, दूसरा दौर शुरू हो जाना चाहिए और बातचीत के इम्कानात। व्यूअर्स को सुनाए उन्होंने क्या कहा था? सुनाते आइए व्यूअर्स को सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। अल्लाह ताला मेहरबान है पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, उसकी मेहरबानियाँ जारी और सारी हैं। कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो माहौल है वो ठीक ही माहौल है, अच्छा माहौल है। इंडिया वाले सारी बहुत तड़प रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि मुज़ाकरात के बाद जो माहौल है वो बड़ा ठीक ही माहौल है, अच्छा माहौल है। आई थिंक काफी कुछ है जो बैक डोर्स में भी बैक चैनल्स में चलेगा। कि मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, मसला ये है कि जब पूरी बात नहीं पहुंचती ना, तो लोग पीपल टेंड टू स्पेकुलेट, हमें भी फिर स्पेकुलेट करना पड़ता है कि भाई हम बॉडी लैंग्वेज से बातें समझने की कोशिश करें, बयानात से बातें समझने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक जो हमें निशानात, जो तासुरात, जो असरात मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव ही हैं और कुछ ऐसा ही हमें नजर आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ ऐसी बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा, लेकिन पहले जेडी वैंस, बिकॉज जेडी वैंस को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है इस वक्त इंटरनेशनली? जब ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने जंग करनी है, बम गिराना है, सिविलाइजेशन को वाइप आउट करना है, तो एक सैनिटी की वॉइस आ रही थी अमेरिकन साइड से भी, और वो जेडी वैंस की थी, हु आल्सो सेड कि इस जंग के अंदर स्टेप इन नहीं करना चाहिए अमेरिका को, बट अमेरिका डिड एनीवे। तो अमरीकी सदर और नायब सदर इन्होंने भी इस्लामाबाद टॉक से रिलेटेड बड़ी जबरदस्त इन्होंने, लेकिन सेव अ फ्यू रेड लाइंस जिसके ऊपर ये लोग आके एक जगह पे आके अग्री नहीं कर पाए। जेडी वैंस को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जेडी वैंस की तरफ से ये कहा गया जनाब कि वो कह रहे हैं कि अब बॉल जो है ना वो तेहरान की कोर्ट के अंदर, अब तेहरान ने फैसला करना है कि वो टॉक्स को आगे लेकर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। तो ये उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मुजम्मिल आई है ना, वो आई है ट्रंप की तरफ से, और हम सब जानते हैं कि ट्रंप जो भी स्टेटमेंट देते हैं, ऑल्दो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू टेक हिम वेरी वेरी सीरियसली। उन्होंने मुज़ाकरात के बारे में क्या कहा है, ये सुनते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, who wants to make the deal very badly? What do you think? Very badly. कौन करना चाहता है? जो जिस तरह की बयानात आ रहे हैं ना, लग ऐसा रहा है कि अमेरिकन साइड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बैडली, अगर हम ट्रम्प के वर्ड्स को यूज़ करके बात करें तो बैडली डील जो है ना, लग ऐसा रहा है कि अमेरिका करना चाहता है अपेरेंटली। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या, जरा ये जान लेते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ जॉर्ज सलीम साहब मौजूद हैं, और थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। अपनी एक मॉर्निंग में से आपने एक वक्त निकाला हमारे लिए और आए, आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। वी आर ग्रेटफुल। अ बिग ओल्ड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू जॉर्ज साहब। माई क्वेश्चन इज के इस पूरी इक्वेशन में हम लोग किसको देख रहे हैं कि ज़्यादा डेस्परेट नेगोशिएशंस के लिए? बिकॉज अभी ट्रंप साहब ने कहा है कि दे वांट टू मेक दिस वर्क वेरी बैडली। तो ये वेरी बैडली को ज़रा थोड़ा सा ना इस पर स्ट्रेस दें कि ये क्या है वेरी बैडली। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप, तो मैं कह चुका हूँ पहले भी कि वो तो कोई 2-3 हफ्ते पहले ही ये जंग खत्म करना चाहते थे, लेकिन मसला फिर वो अब एक आबनाए हुर्मुज़ पे और फिर जाहिर है उस न्यूक्लियर इशू पे अटक गया। और वो मैंने पहले भी कहा था मुज़ाकरात से पहले भी कि ये न्यूक्लियर इशू जो है ये सबसे इसमें चैलेंजिंग हो गया था।
खसूसन वो मसला जो है 450 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम जो सिलेंडर्स में गैस की सूरत में पड़ी है नातांज और फर्दो और इस्फहान की साइट्स जो सी उनकी उसमें बैरिड है इस वक्त, क्योंकि ऊपर से तो उन्होंने वो तबाह कर दी थी। तो उसी को बार बार वो प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको न्यूक्लियर डस्ट कह रहे हैं। अब तो वो एक मसला है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, देखिए बिल्कुल अमेरिका की साइड से भी बहुत एक ख्वाहिश है कि ये खत्म हो, इसका क्योंकि पॉलिटिकल कॉस्ट भी बढ़ रहा है इसका, ये गैर मकबूल जंग है अमेरिका में, और फिर इसका इक्तिसादी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो है दुनिया के लिए भी, तो उसको इसलिए इसको सस्टेन करना बहुत देर तक जो है मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ ईरान के लिए, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईरान के लिए तो देखें अमेरिका के लिए तो इकोनॉमिक कॉस्ट होगा ना या पॉलिटिकल कॉस्ट है, ईरान के लिए तो मटेरियल कॉस्ट है, उनका तो लाइफ्स का कॉस्ट है। तो उनके भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट में होगा कि इसको जल्दी खत्म करें इस जंग को, बिकॉज ठीक है उन्होंने बड़ी अच्छी रिटेलिएशन रखी, सस्टेन भी की, लेकिन जिस तरह का डैमेज उन्होंने लिया वो भी कोई बहुत ज्यादा देर तक जो है ना नहीं ले सकते। अभी देखें अभी क्या हो रहा है, जो ये अब एक दिलचस्प तो क्या एक जो है ना एक ऐसा अमर है जिसपे गौर करने की जरूरत है। देखिए जो ईरान का वो स्ट्रॉन्ग हैंड था अब नया हुर्मुज़ वाला, जो बहुत ही उनका वो समझते थे कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवरेज है, वो अमेरिका ने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया है। वो उन्होंने जो ब्लॉकेट किया है अभी, उससे वो सारा तो उनका वो तो न्यूट्रलाइज हो गया बिल्कुल कि जी ठीक है। पहले तो वो समझते थे कि जी वो काबिज या दुनिया समझती थी जी कि वो काबिज हो गए अब नए हुर्मुज़ पे। और मैं बार बार ये कह रहा था कि देखिए ईरान पे कोई कब्जा उन्होंने नहीं किया, वहां पे ना उनकी कैपेसिटी है कब्जा करने की, वो सिर्फ ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉक करना तो बहुत आसान है, आप एक ऐलान कर देते हैं कि कोई भी इधर से जहाज गुजरेगा, बहरी जहाज, तो हम उसको हिट करेंगे मिसाइल के जरिए या रॉकेट के जरिए। सी माइंस की बात कर रहे थे, ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि सी माइंस वहां पर मौजूद हैं, और ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कहा कि हमें लगता नहीं है कि सी माइंस मौजूद है, लेकिन कोई भी कंट्री जो है ना वो चांस नहीं लेना चाहेगी कि वहां से गुजरे, बिकॉज वी डोंट नो। व्हाट डू यू थिंक, वर दे ब्लफिंग अबाउट सी माइंस? क्योंकि अगर ट्रंप कह रहे हैं कि मुकम्मल न्यूट्रलाइज कर दिया और उनके जो बहरी बेड़े वहाँ पर मौजूद थे जो अपना हुर्मुज़ को बंद करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे, उनको हमने हटा दिया है वहाँ से, तो यू थिंक कि वो एक ब्लफ था तेहरान की तरफ से? जी देखिए, सी माइंस का मामला बड़ा दिलचस्प है। सी माइंस जो है ना वो बिछाना बहुत ही आसान होता है। इनके पास अब कोई नेवी तो है नहीं खास कोई ईरान के पास, तो फास्ट बोट्स हैं उनके पास और कुछ सबमर्सिबल्स या सबमरीन्स हैं उनके पास, तो फास्ट बोट से ही वो सब जो है ना ये सी माइंस फेंक सकते हैं समुद्र में। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये था कि देखें एक साइड पे ईरान है अपना हुर्मुज़ के, दूसरी साइड पे ओमान है। तो अब जहाज जो हैं वो ठीक है, ईरान कहता है जी हम अपने टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं उस पर रोक रहे हैं उनको, हालांकि टेरिटोरियल वाटर्स पे जो होता है ना उसमें इंटरनेशनल लॉ क्लियर है। आपके टेरिटोरियल वाटर्स इसलिए होते हैं कि वहां पे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हों या वो आपकी हैं, या वहां पे आप सिक्योरिटी अपनी इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल वाटरवे जो है ना उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। खैर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने ये कहा कि ओमान की साइड जो है वहां पे हमने सी माइंस बिछा दी हैं, जो ओमान वाली साइड है वो जो कोस्ट है उस तरफ। तो अब अगर कोई शिप्स ने गुजरना है तो वो ईरान वाली साइड से गुजरे और हम उनको अलाउ करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक पार्टली ब्लफ था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी जाहिर है कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए जहाज जो है वो फिर नहीं गुजर रहे थे, क्योंकि एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम बड़ा हाई हो जाता है। लेकिन देखिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया पूरा ही। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि उनके पास तो इतनी बड़ी नेवी है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, फिफ्थ फ्लीट पूरा जो है उधर है, और भी उन्होंने बाकी फ्लीट्स भी मंगवाए हुए हैं वहां पे। ये बहरीन जो है ये फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और फिफ्थ फ्लीट में बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेशुमार उसमें बहरी जहाज हैं, उससे उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया उनके पोर्ट्स अब जो है ना इफेक्टिवली इस पर ब्लॉकेड कर दिए। अब ईरान इससे पहले ये कर रहा था कि दूसरों के जहाज उन्होंने बंद किए हुए थे गुजरना, और उनके अपने जो बहरी जहाज से अपना तेल वो लेके जा रहे थे, उसको अमेरिका ने अलाउ भी किया हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में चढ़े। तो उन्होंने तो बल्कि टेम्परेरीली सैंक्शंस भी हटा दी थी। अब हुआ क्या है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी समझदार बंदे ने या उनके जो पॉलिसी साज उन्होंने मशवरा दिया कि ये आप थोड़ी देर के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट ले लें, वो ईरान नहीं ले सकेगा, क्योंकि ईरान अगर बिल्कुल ही आप ब्लॉकेड कर देते हैं तो ना उनकी कोई शिप्स जा सकती, ना उनका तेल और बिकेगा, ना उनकी ट्रेड होगी। आपने क्लैरिटी के साथ वेरी एलोक्वेंटली आपने जो है ना ये सारे मामले को हमें समझाया है। ईरान की तरफ से अभी जो मुतालबा किया जा रहा है या जो उनके इरादे नज़र आ रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को चार्ज करेंगे, ऑल्दो हमें मिसालें नहीं मिलती हैं माजी के अंदर या दुनिया के अंदर इस तरह की कि जितने भी नेचुरल रूट्स हैं सी के अंदर उनको वहाँ से चार्ज किया जाए। क्या ये पुराने रूल्स को हटाकर नए रूल्स लाने का ये जो फैसला या जो कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, क्या ये मुनासिब है
डिप्लोमेटिक हलके इस बारे में क्या सोच रहे हैं, या मुख्तलिफ ममालिक इस बारे में क्या सोच रहे हैं? इज इट डूएबल और इज इट मुनासिब? देखिए, एक तो ये बिल्कुल मुनासिब का आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो अच्छा है। मतलब क्या ये लीगल है? पहली बात है, नहीं ये लीगल है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के तहत आप जो इस तरह के इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उसमें आप ब्लॉक नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, आप कोई इस किस्म का टैरिफ चार्ज नहीं कर सकते वहां पे। वो टैरिफ चार्ज होता है जिससे सुएज कैनाल है या पैनामा कैनाल है, जो एक मुल्कों के अंदर से जाती हैं, जो मैन मेड कैनाल्स होती हैं। इस तरह कोई जो है ना ही ये लीगल है ना ही मुनासिब है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये हो भी नहीं सकता, ठीक है। ये ईरान जो है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अपना हैंड ओवर प्ले किया है, ये अपना हुर्मुज़ वाला, और अब अमेरिका ने आके उनको न्यूट्रलाइज कर दिया इसके ऊपर। ये नहीं हो सके, हो भी नहीं सकता, और अमेरिका ने आके उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया। बट लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द एलाइज आर डूइंग। ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ इस नाकाबंदी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिकली अपनी शिप्स को बचाना चाह रहे हैं, बिकॉज इफ दे आर सिटिंग विद इन रेंज तो दे आर सिटिंग टारगेट्स बेसिकली। या फिर वॉर की कॉस्ट को ये लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे वॉर की कॉस्ट के अंदर, या पब्लिक प्रेशर है उनकी कंट्रीज से। देखिए, उसमें भी एक बड़ा दिलचस्प जो अमर है वो ये है कि एक तो खैर ये कि जिस मैंने कहा, ईरान ने चलन टेम्परेरीली आपने थोड़ा सा कर लिया कुछ जहाज़ों को, लेकिन ये कोई सस्टेन बेसिस पे ये डूएबल नहीं है, वो नहीं कर सकते ये। अच्छा, अब जो बाकी जो मुल्क हैं वो क्या कर रहे हैं, यूके और जो उनके अलाइज हैं, फ्रांस वगैरह, सारे यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे जो मुल्क हैं, जापान, साउथ कोरिया, उन्होंने अमेरिका को, जब अमेरिका ने कहा जी आप हमारे साथ मिलकर आए तो इसको क्लियर करते हैं, वो जंग में नहीं आना चाहते, ठीक है, तो उन्होंने सबने इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त वो मिलके एक कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, फ्रांस और यूके, उसमें तकरीबन 30-40 मुल्क बुला रहे हैं। वो सारे मुल्क वो आके वो कहते हैं कि जी हम एक लाया अमल बनाएंगे इस पे अपने हुर्मुज़ के बारे में। तो वो जो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जंग में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन साथ ही साथ वो ईरान को भी अलाउ नहीं करना चाहते कि वो इस तरह की कोई चीज करे कि टैरिफ्स लगा दे या उसको मुसलसल ब्लॉक करने की कोशिश करें। तो वो चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऐसा इशू हो जाए और उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह का एलामिया जारी करेंगे कि जी डिफेंसिव हम एक्शन के तहत अपनी शिप्स भेज रहे हैं। तो इस तरह का कुछ वो कर सकते हैं, तो वो भी ईरान पे बहुत ज्यादा फिर उसका प्रेशर आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, दोनों के लिए बेहतर है क्योंकि इस सिमत में ज्यादा ना जाएं। क्योंकि अब ईरान क्या कर रहा है, ब्लॉकेट के बाद ईरान का जो कि प्रॉक्सीज का सेटअप है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और रेड लाइंस में से एक ये भी था जिसके वजह से जो मुज़ाकरात हैं वो स्टॉल हो गए एक सर्टेन पॉइंट पे आके। जिस तरह न्यूक्लियर इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ईरान का प्रोग्राम, इसी तरह से ईरान के प्रॉक्सीज भी। तो लिबनान के मुज़ाकरात जो करंटली अंडरवे जाने लगे हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्या लगता है कि क्या ये वो पॉइंट है कि जिसकी तरफ रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ये ओवरऑल मुज़ाकरात जो हैं? जी, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? मेरे ख्याल हुआ ये कि इजरायलीज ने अमेरिकन से रिक्वेस्ट की कि ठीक है जी हम आपके साथ चलेंगे इसमें, क्योंकि इजराइल तो नेगोशिएशंस में शामिल नहीं है, तो वो लेकिन जंग में तो शामिल है। तो लेकिन लेबनान का मामला आप अलग रखें, तो हमें इसको रिजॉल्व कर लेने दें, जो अंदाजा है मेरा। तो उस पर अमेरिकन ने उनको कुछ अलाउ किया, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी लेबनान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन उस पर मेरे ख्याल सेपरेटली मुज़ाकरात होंगे, वो अलग से मामला किसी हद तक सेटल होगा, अलग से होगा इससे। अब जो ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि देखें इस वक्त अब क्या कर सकता है ईरान। इसके बाद ईरान ने थ्रेट किया है कि जी अब अगर हमें आप ब्लॉकेट करेंगे। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर सकते हैं अगर आप हालत जंग में हो, तो उसकी लीगैलिटी एक्चुअली उसको अपनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने से थोड़ी बेहतर है। लेकिन आप वो इस तरह का नहीं कर सकते कि उसमें जो खाने पीने की अशिया, दवाइयाँ वगैरह इस तरह की चीजें भी आप ब्लॉक कर दें, तो वो आपको ख्याल करना पड़ता है। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर अमेरिकन ये ब्लॉकेट जारी रखेंगे या करेंगे तो वो फिर दो चीजें कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा जी फिर हम बाकी पोर्ट्स बंद कर देंगे खलीजी ममालिक के, जिसका मतलब है कि वो वहां पे अटैक कर सकते हैं दोबारा से मिसाइल्स के जरिए या ड्रोन्स के जरिए। और साथ ही साथ उनके पास एक कार्ड और है कि वो बाबुल मंदब जो है वो वाली साइड, जिसकी अब बहुत सारा तेल सऊदीज ने उस तरफ शिफ्ट कर दिया अपना। आपसे पूछना चाह रही थी, बट थैंक यू, आपने बता दी। जॉर्ज साहब, इन द एंड एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपके जाने से पहले, वो ये कि हम कितनी उम्मीद रखें अब मुज़ाकरात से कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान कोशिशें तो कर रहा है, बट इस सारे सिनेरियो के अंदर जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया गया अब अमेरिका की तरफ से, एंड देन अगेन फेस टू फेस खड़े हुए ईरान और अमेरिका, आपको लगता है कि दूसरा दौर होने के जो चांसेस हैं वो रोशन है? जी, मैं समझता हूँ कि जो है ना ईरान और अमेरिका दोनों असल में ये चाहते हैं कि इस जंग से एग्जिट करें और अभी इस अपनी
देखिए बार्गेनिंग पोजीशन दोबारा से डिटरमिन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों पे तो इत्तेफाक राय हो गया, बात आगे बढ़ गई, कुछ इश्यूज पे आके वो मुज़ाकरात रुक गए फिर। तो अभी दोबारा से ज़ाहिर है दोनों पोस्चरिंग कर रहे हैं ताकि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो, और मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, मुझे उम्मीद है ये मुज़ाकरात की तरफ इंशाल्लाह वापस आएंगे और वही सही रास्ता होगा। इंशाल्लाह 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 इस उम्मीद और दुआ के साथ ही कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच। जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के पास जो लेवरेज था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का, वो लगता है कि अब उनके हाथ से चला गया और अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया। लेट्स सी किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी सेगमेंट्स हमारे पास। स्टे विद